या तो हमने जब फोटो सिस्टम पढ़े थे ना, तब हमने ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का वर्किंग कैसा होता है तब देखा था, बट नॉट इन दिस डिटेल। ओके, सो देखो अभी इसमें क्या बात चल रही है। अभी इजी जो मैंने आपको बताया था कि ये हो कहाँ पे रहा है प्रोसेस, एटीपी कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं ये हमें पता है। दिस इज सबको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है, तो इमेजिन करो भाई ये जो है आउटर मेम्ब्रेन है, ये है दो मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस, और ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन की बात चल रही है, और दिस इज नथिंग बट मैट्रिक्स। ये जो पूरा एरिया है अंदर का, दैट इज नथिंग बट मैट्रिक्स। ओके, वो कह रहा है इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे ना, दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये सारे जितने भी दिख रहे हैं ना, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस दिख रहे हैं, ये सारे प्रोटीन है, डिफरेंट डिफरेंट कहेंगे, प्रोटीन्स हैं, पिगमेंट्स एंड डिफरेंट थिंग, ठीक है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है। ये सारे जिसके अंदर है ये, और ये लोग कैसे एक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करते हैं, कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज हाईली चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये लोग यूज कर लेते हैं टू डू अ प्रोसेस। वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लेंगे और उससे एक प्रोसेस कर देंगे, और फिर इलेक्ट्रॉन को अगले अगले स्टेप के लिए भेज देंगे। तो ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर लेते हैं NaDH2, ठीक है, तो NaDH2 मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। देखेंगे हम कैसे आता है ये भी, क्योंकि देखो अगर आपको याद होगा ये NaDH2 कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, ये NaDH2 कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, एनीबडी? माइटोकॉन्ड्रिया में ही, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रोड्यूस हो रहा है, बट इसको मैट्रिक्स के अंदर इसको फोर्स करना पड़ता है, मैट्रिक्स के अंदर इसको लेके आना पड़ता है, ठीक है। और एग्जाम मैट्रिक्स के अंदर इसे लेके आना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, हाँ देखो, तो ये NaDH2 जो है, NaDH2 क्या करेगा, डिसोसिएट हो जाएगा। भाई जो भी मैं बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान से सुनो। NaDH2 है डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। वो जब रिड्यूस होगा तो रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाएगा Na D प्लस में, प्रोटॉन्स रिलीज कर देगा 2H प्लस इन दी मैट्रिक्स, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा कौन, FMN इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, ये 4 कॉम्प्लेक्स में डिवाइडेड है, ये 4 कॉम्प्लेक्स में डिवाइडेड है। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 4। यू कैन सी द नेम्स, मैंने मेंशन भी किया हुआ, ये कॉम्प्लेक्स 1 है, 2 है, 3 एंड 4 है। तो ये चारों कॉम्प्लेक्स वन बाय वन इनके थ्रू, इन पूरे जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू, ये इलेक्ट्रॉन पूरा अपनी एनर्जी लूज करता हुआ नीचे डाउन द ग्रेडियंट आएगा, ठीक है। अपनी एनर्जी लूज करता हुआ ये पूरा नीचे आएगा। तो सबसे पहले FMN इसको एक्सेप्ट करता है, वो उसको फिर FES को दे देता है, FES से फिर अगले FES के पास जाता है। तो इससे एक पूरा कॉम्प्लेक्स को पास कर लेता है। अब बिकॉज इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, तो ये जो जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितने भी ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये क्या करते हैं, वो बिकॉज इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी को रिड्यूस करना है, तो वो एनर्जी यूटिलाइज कर लेते हैं 2H प्लस जो मैट्रिक्स में पड़ा है, 2H प्लस जो मैट्रिक्स में पड़ा है, इसको अंदर की तरफ पंप करने के लिए। मतलब मैट्रिक्स से उसको वो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस जो है, यानी एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, इन दोनों के बीच में जो स्पेस बचती है, वहां पर उसे पंप कर देगा। तो वो एनर्जी यूटिलाइज कर देगा 2H प्लस को अंदर की तरफ पंप करने में, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस आगे भी होगा। जब ये UQ के पास आएगा, UQ H2 के पास आएगा, फिर साइटोक्रोम B के पास आएगा, फिर FES के पास आएगा। तो ये अलोंग जितने जितने कॉम्प्लेक्सेस ये पास कर रहा है, उतनी उतनी इसकी एनर्जी डाउन हो रही है, बिकॉज वो एनर्जी यूटिलाइज कौन कर ले रहा है, सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स। देखो क्या करेगा, सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स ने भी 2H प्लस लिया, 2H प्लस को वो एनर्जी यूटिलाइज करते हुए 2H प्लस को अंदर की तरफ पंप कर दिया, ठीक है। उसके बाद थर्ड देख लो, थर्ड वाला जो है, ये थर्ड वाला जो कॉम्प्लेक्स है, CY साइटोक्रोम B से शुरू होता है UQH2 तक, ये भी क्या करेगा, वो एनर्जी यूटिलाइज करते हुए 2H प्लस को अंदर की तरफ पंप कर देगा टुवर्ड्स द इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, ठीक है। हम यही देखते हैं, बट हम एक चीज नोटिस करना कि फोर्थ वाले स्टेज पे देयर इज नो, बिकॉज यार थर्ड तक पे ही उसकी एनर्जी पूरी लो हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन है ना, थर्ड तक उसकी जितनी एनर्जी होती है वो सारी लो हो जाती है। उसके बाद उसके पास एनर्जी नहीं बचती कि वो एक और 2H प्लस को अंदर की तरफ पुश कर पाए, ठीक है। वो नहीं कर पाता है, वो सिर्फ तीन बार, यानी साइटो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 एंड कॉम्प्लेक्स 3, इन तीनों कॉम्प्लेक्स के थ्रू जब वो गुजरता है, तब वो 3 ही बार 2H प्लस को अंदर कर देता है। 2H प्लस यानी प्रोटॉन्स को अंदर पंप कर पाता है, फोर्थ वाले में वो पंप नहीं कर पाता, फोर्थ वाले में वो पंप नहीं कर पाता, ठीक है। तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा, एनर्जी एकदम लो हो गई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आता हुआ
बाहर की तरफ निकलेगा, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलेगा उसे O2 प्रेजेंट होगा मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, O2 प्रेजेंट होगा मैट्रिक्स के अंदर, O2 अलॉन्ग विद H+, जो मैट्रिक्स में ऑलरेडी बहुत प्रेजेंट है, बिकॉज मैट्रिक्स से ही तो अंदर पंप हो रहे हैं, बट मैट्रिक्स में तो प्रेजेंट है पहले से। तो O2 along with H+ and along with this electron which is coming, इसको पकड़ के वो क्या बना लेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, ठीक है, इसको पकड़ के वो एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, और ये वाटर तो मैट्रिक्स में प्रेजेंट ही होता है, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस है, यहाँ पर 2H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। ये तो एक NaDH2 का, ऐसे तो मिलियंस ऑफ NaDH2 है, बहुत NaDH2 है। उसकी वजह से क्या होगा यार, 2H+ का कंसेंट्रेशन यहाँ पर इस एरिया में 2H+ का कंसेंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा कंपेयर टू दिस एरिया। बहुत जो कंसेंट्रेशन है यहाँ पे गिर जाएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। होगा क्या, एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन है, यहाँ पर लो कंसेंट्रेशन है। तो अब क्या होगा भाई, 2H में कैपेबिलिटी आ जाएगी कि 2H+ अपने ये मेम्ब्रेन क्रॉस करके, जो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसको क्रॉस करके वो मैट्रिक्स की तरफ जाना चाहेगा, बट वो नहीं कर सकता ऐसा, ठीक है, वो नहीं कर सकता ऐसा, बिकॉज या तो वो, बिकॉज दैट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज ये मेम्ब्रेन क्रॉस करना इज नॉट, ये मेम्ब्रेन इज नॉट परमिएबल, ठीक है, दिस इज मेम्ब्रेन इज लाइक एकदम इम्परमिएबल नहीं है, परमिएबल है, बट 2H+ विदाउट एनर्जी इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से 2H+ अंदर कैसे आया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूटिलाइज की, तो बिना एनर्जी यूटिलाइज किए तो भाई इसको बाहर भी नहीं भेज सकते। फिर एक ही जरिया आ जाता है कि इसको अगर बाहर जाना है तो इसको F0 F1 पार्टिकल के थ्रू ही जाना पड़ेगा, इसको F0 F1 पार्टिकल के थ्रू ही जाना पड़ेगा। वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कैसा होता है। तो अब क्या हो गया, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो चुका है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर 2H+ का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कंसेंट्रेशन बहुत कम है। 2H+ विल टेंड टू गो टुवर्ड्स मैट्रिक्स, 2H+ मैट्रिक्स की तरफ जाना चाहेगा, और जब वो जाता है, बिकॉज उसके पास एक ही जरिया है जाने का, वो है F0 F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल अगर आप लोगों को पता है, F1 पार्टिकल के एक अंदर एंजाइम होता है जिसका नाम है ATPase, ATPase, ATPase। ATPase क्या करता है, बिकॉज 2H+ यहाँ पर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, प्रोटॉन है, इसलिए उसके पास थोड़ी बहुत एनर्जी होगी, तो वो प्रोटॉन की एनर्जी यूटिलाइज करते हुए F1 पार्टिकल, ठीक है, F1 पार्टिकल प्रोटॉन की एनर्जी यूटिलाइज करते हुए एक ADP और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करके ATP बना देगा। ये कैसे होता है ये हमें नेक्स्ट स्लाइड में देखना है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की इसमें क्या होता है, ठीक है। ये चीज याद रखो, बाहर में अंदर मैट्रिक्स है, फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये स्पेस है, और ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे ऑल द स्टेप्स आर रिटन डाउन, ठीक है, इसके जितने भी स्टेप्स है ना सारे यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया ना, बिकॉज आप यू टेंड टू फॉरगेट दैट, अगर आप भूल जाओगे इस चीज को कि यार ये स्टेप में क्या हुआ, ये स्टेप में क्या हुआ, आई हैव रिटन डाउन ऑल द स्टेप्स, आपको एक बार इसको रिवाइज करना है सिर्फ एक बार, ठीक है। ओके, तो हमने देखा था भाई एरोबिक रेस्पिरेशन का जो लास्ट एंड द फाइनल जो स्टेप था, जिसका नाम था भाई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, करेक्ट है। यानी मुझे एरोबिक रेस्पिरेशन के जो चारों वो है, चारों पार्ट है, कौन कौन बता सकता है, हाउ मेनी डू यू रिमेंबर, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर एरोबिक रेस्पिरेशन के 4 स्टेप्स, बड़े बड़े जो स्टेप्स थे, डज एनीवन रिमेंबर। जिसने रिवाइज किया उसी को याद होगा, जिसने नहीं किया है उसको याद नहीं होगा, तो ये क्लियर पता चल जाएगा। तो आप में से किस किस लोगों ने रिवाइज किया है मुझे बताओ। ग्लाइकोलिसिस के, सॉरी नॉट ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक रेस्पिरेशन के 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं, 4 मेजर स्टेप्स कौन कौन से हैं। कहाँ है बाकी लोग, कहाँ भाई, सो रहे हो क्या। वो तो बताओ ना फिर, कल की क्लास का अगर आपको आज याद नहीं आ रहा है ना, दैट इज वेरी डाउटफुल कि आप लोग पढ़ ही रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आपकी कल की क्लास का अगर आज याद नहीं है तो फिर 2 दिन बाद तो, या 1 महीने बाद, या 6 महीने बाद फिर क्या ही याद होगा। सोचो मैंने क्या पूछा ना, सोचो थोड़ा, जस्ट इमेजिन कि भाई क्वेश्चन क्या किया गया है। एरोबिक रेस्पिरेशन के 4 मेजर स्टेप्स कौन कौन से हैं, इसमें से 4th स्टेप पे हम अभी आए हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन,
तो पहले 3 स्टेप कौन कौन से हैं? कल पूरा दिन हमने वही पढ़ा था सिर्फ। Kanch has given the right answer, 3 बता दिया है, 4th अपने सामने है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बाकी तो और किसी को नहीं आता है यहाँ पे मतलब। ठीक है, जयदीप वाज एब्सेंट, बाकी लोग तो थे। व्हाट हैपेंड टू अथर्व, व्हाट हैपेंड टू नेहा, मेघा, तनुजा, वैष्णवी, सोनाली, साहिल। हाँ जी, आप लोगों का क्या सीन है? प्रतीक, यू आर ऑल्सो नॉट गिविंग द आंसर्स टुडे, यू आर देयर यस्टरडे। I want answers from everyone. I want everyone to type down your answer. I am waiting for that. I want each and every one of you to type your answers. I want to know the 4 steps in aerobic respiration. Tell me the 4 steps in aerobic respiration. ये अभी तक सिर्फ आकांक्षा से और जयदीप का कंसिडर कि उसने क्लास नहीं किया, तो इन 2 का ही आया, बाकी किसी का नहीं आया। आई विल टेक नेम नाउ, मैं तो नाम से पकड़ूंगा मैं भी। अथर तुम्हारा बिल्कुल नहीं आया है। ओके, नेहा हैज गॉट द आंसर, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव। ठीक है, तो स्टेप ये मत करना कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पहले होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बाद में होगा। स्टेप्स मत भूलना कि कौन सा पहले होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन लास्ट है। ठीक है, नेहा हैज गिवन द आंसर, साहिल हैज गिवन द आंसर, अथर्व हैज गिवन द आंसर, मेघा आपने नहीं दिया अभी तक, सोनाली, तनुजा and Vaishnavi. Sonali, Tanuja and Vaishnavi. I'm waiting. Glycolysis, second electron transfer. Okay, Tanuja ने दे दिया है. I'm waiting for Vaishnavi. Sonali का आ गया finally. Glycolysis, तीन cycle नहीं, Krebs cycle, electron transport chain and oxidative phosphorylation. प्रतीक का भी आ गया, कोई बचा? मेघा, आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा है? I think only one is remaining, that is Megha. Megha, are you there? Or you are just online? No response from her. चली भी गई है वो. Yeah, she left the meeting only. Very good. That's the best option in a live class. If someone asks you a question, just leave. Good job. Okay, no problem. So जितने अभी हैं, you all have given the right answer. That is very good. Okay. So now the step is oxidative phosphorylation. Okay. The step is oxidative phosphorylation. This is just the continuation of the electron transport chain. Okay. So अगर आप ध्यान से देखोगे, this is nothing but your mitochondria का ही structure. Okay. This is nothing but your mitochondria only. बस इसको zoom in किया हुआ है. इसको आप consider करो कि ये ऐसे चल के ऐसे करके ये बना दिया आउटर मेम्ब्रेन और ये बना दिया इनर मेम्ब्रेन, ऐसे करके इमेजिन कर लो. ठीक है, अब आपके दिमाग में थोड़ी इमेज क्लियर हुई होगी कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ. हाँ जी, तो देखो भाई, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. ओके, इनर मेम्ब्रेन यू नो, फोल्ड्स होते हैं उसके अंदर.
इनर मेम्ब्रेन के अंदर। तो दीज आर द फोल्ड्स जिसमें फोल्ड को क्रिस्टी बनाया हुआ है, जिस फोल्ड्स को क्रिस्टी, इनर फोल्ड्स के क्रिस्टी बन जाते हैं, ऐसे लेयर्स बन जाते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ओके ठीक है, ठीक है, ये क्रिस्टी है, मैं लेबल भी किया हुआ है यहाँ पे। होता क्या है देखो, ये और ये बीच का पार्ट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से 2H प्लस वहाँ पे पंप हो गए बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है जी, मैट्रिक्स से सारे जो भी वो हैं मैट्रिक्स के थ्रू, मैट्रिक्स के थ्रू सारे जितने भी हमारे 2H प्लस प्रोटॉन्स हैं मैट्रिक्स में थे पहले वो, बट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो अभी बीच वाले यानी इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में जाके बैठ चुके हैं। इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस पे उसका जो है क्या बोलते हैं कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो चुका है। नाउ 2H प्लस आयंस एज वी नो दिस इज प्रोटॉन, तो दे हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने वेवी लाइन करके दिखाया कि भाई हाँ इनके पास अभी एनर्जी है। तो ये क्या करेगा, क्रिस्टी के पास आएगा पहले तो, फिर मेम्ब्रेन के पास आएगा। मेम्ब्रेन पे अगर आप देखोगे, मेम्ब्रेन पे अगर आप देखोगे तो ये रहा F0 पार्टिकल, ये वाला, दिस इज F0 पार्टिकल एंड दिस इज योर F1 पार्टिकल। तो इस पार्टिकल के थ्रू ही ये बाहर आ पाएगा। तो पहले वो F0 पार्टिकल के अंदर एंटर करता है, फिर वो F1 पार्टिकल के पास आता है। F1 पार्टिकल के पास होता है एक एंजाइम जिसका नाम है ATPase। F1 पार्टिकल के पास एक होता है एंजाइम जिसका नाम है ATPase। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ ATPase एंड सम एनर्जी व्हिच इज देयर विद 2H प्लस आयंस, इट कंबाइंस वन ADP with inorganic phosphate which is present in the matrix and combine them to form what? ATP। और जो ये 2H प्लस आयंस था F1 पार्टिकल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। नाउ इट विल हैव जीरो एनर्जी, कोई एनर्जी उसके पास नहीं होगी और ATP बन जाएगा। सिंपल लॉजिक है। तो ऐसे ही कितनी बार होने में, बिकॉज H प्लस जैसे 3 बार गए हैं, एक 2H प्लस जब बाहर आएगा एक ATP बना देगा। तो हमने एक NaDH2 कितने 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 2H प्लस अंदर भेजता है, एक NaDH2 कितने 2H प्लस अंदर भेजता है, जल्दी से बताएं। एक NaDH2 कितनी बार 2H प्लस अंदर पंप करता है? Yeah, that is why 1 NaDH is equal to 3 ATP, but I am asking एक बार 1 NaDH2 कितने 2H प्लस अंदर पंप करता है, जो हमने लास्ट 1 मिनट पहले टॉपिक खत्म नहीं किया है। 1 मिनट पहले, 1 मिनट भी नहीं हुआ उस टॉपिक को, एंड यू गाइस हैव फॉरगॉटन आई गेस। 3, यस हाँ, सिंपल लॉजिक यार, 3 ये तो रहा देखो, एक NaDH2, एक दो तीन, तीन 2H प्लस, एक NaDH2 की बात चल रही, 3 बार उसने भेज दिया, 3 बार ही वो बाहर निकलेगा, तो एक ATP यहाँ से बन जाएगा, एक ATP यहाँ से बन जाएगा, एक ATP यहाँ से बन जाएगा। सिंपल लॉजिक। तो 3 ATP हमारे पास आ गए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया। सेम केस होता है FADH2 के साथ। अब FADH2 की कहानी क्या है? FADH2 का मैंने बोला था कि भाई FADH2 के पास ज्यादा एनर्जी नहीं होती है, वो सिर्फ 2 ही बार, वो सिर्फ FADH2 ना सिर्फ 2 ही बार 2H प्लस यहाँ भेज सकता है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, सिर्फ 2 बार ही भेज सकता है वो, थर्ड टाइम में उसके पास एनर्जी नहीं रहती है। तो जब वो 2 ही बार 2H प्लस यहाँ भेजेगा तो 2 ही बार वो 2H प्लस F0 पार्टिकल के थ्रू बाहर आएगा ना, 2 ही बार आएगा, तो इसीलिए वो 2 ATP बनाता है और जो NaDH2 है वो 3 ATP बनाता है। ये अब समझ में आया लॉजिक? अब लॉजिक समझ में आया कि 3 ATP हम क्यों कंसिडर कर रहे थे NaDH2 को और FADH2 को 2 ATP क्यों कंसिडर कर रहे थे, ये लॉजिक है उसके पीछे। अब मुझे बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? We have lot of time today, so I can easily tell the entire topic once again, but I want every one of you to learn at least this topic, कि ये टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लीज कंफर्म कर दो सब, कोई भी डाउट हो, छोटा से छोटा डाउट हो कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, यू कैन आस्क। पूछोगे नहीं ना तब तक नहीं क्लियर होगा। कंफ्यूजन किस में है? अनम्यूट करो और मुझे बताओ। अगर अनम्यूट करो और मुझे बताओ, वहां से कंफ्यूजन मैं क्लियर करूंगा। पूरा पढ़ा दूंगा तो तुम्हारा कंफ्यूजन कंफ्यूजन ही रहेगा। अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी कि कौन सा वाला पार्ट आपको समझ में आया।
व्हाट इज योर डाउट? FADH2 वाला, कौन सा? FADH2 वाला सर। FADH2, ओके। देखो FADH2 में क्या होता है, NADH2 हमने बोला था कि 3 ATP प्रोड्यूस करता है। वो कैसे करता है हमने पता चल गया कि NADH2 के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, NADH2 के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं NADH2 के, दे हैव अ सर्टेन हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होने की वजह से वो 3 बार 2H+ के आयंस को बाहर से अंदर पंप करता है, मैट्रिक्स से मेम्ब्रेन में पंप करता है, मैट्रिक्स से मेम्ब्रेन में पंप करता है। 3 बार वो पंप कर सकता है। तो अगर 3 बार 2H+ यहाँ पर आए एक NADH2 की वजह से, तो ये 3 वापस भी जाएंगे ना। तो जब ये वापस जाते हैं तो वापस ये मेम्ब्रेन के थ्रू तो जा नहीं सकते, इनको F1 पार्टिकल लगेगा। और जब ये F1 पार्टिकल के थ्रू बाहर निकलेंगे तो F1 पार्टिकल के पास ATPase है, उसकी वजह से यहाँ पर एक ATP बन जाएगा। तो NADH2 की वजह से अगर 3 बार 3 2H+ अंदर आए हैं तो वो 3H+ ही बाहर जाएंगे। अगर वो 3 बार बाहर जाएंगे तो 3 बार F1 पार्टिकल क्या करेगा, ATP बना देगा, तो 3 ATP हमें मिल जाएंगे। सेम चीज होती है FADH2 के साथ। FADH2 जब डिसोसिएट करेगा FAD बन जाएगा। यहाँ पे FADH2 की जगह NADH2 की जगह FADH2 देख लो, FADH2 लिख दो, यहाँ पर FAD कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 प्रोटॉन निकालेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ले लेगी। बट इसके इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये 3 बार पंप कर पाए, थोड़ी एनर्जी होती है इसके इलेक्ट्रॉन के पास। तो ये क्या करेगा, एक बार अंदर आएगा, यहाँ से एक 2H+ को अंदर की तरफ पंप कर देगा, उसके सेकंड कॉम्प्लेक्स में आएगा, एक और इलेक्ट्रॉन को अंदर से बाहर मैट्रिक्स से अंदर की तरफ पंप कर देगा। ठीक है, बट उसके बाद इसके पास एनर्जी नहीं बचती है, तो वो सिर्फ नीचे होता हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होता हुआ निकल जाता है और नीचे वापस से आके हाफ फोटो से कंबाइन कर जाता है। तो सेम चीज ना कि NADH2 अगर 3 2H+ ला रहा है तो उससे 3 ATP बनेंगे, बट FADH2 के इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है, तो वो सिर्फ दो ही बार 2H+ को अंदर लेके आ पाएगा। अगर वो 2H+ को अंदर ला रहा है तो वो कितने ATP बनाएगा, वो फाइनली 2 ही ATP बनाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि NADH2 will give you 3 ATP and FADH2 will give you 2 ATP। ठीक है, समझ में आया? और कोई डाउट बताओ? समझ गए सर। और कुछ? और किसी को कोई डाउट नहीं है? एवरीथिंग इज क्लियर? शुड वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक? प्लीज कंफर्म, जल्दी बता दो, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। How many time is oxygen used until now? Oxygen used in the sense ग्लूकोज बनने के लिए ही ऑक्सीजन यूज हो रहा होता है, तो वो कंटिन्यूस रहता है वो प्रोसेस भी ना। बिकॉज ग्लूकोज बनने के लिए यू रिक्वायर फोटोसिंथेसिस ना, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान यू रिक्वायर ऑक्सीजन, स्प्लिटिंग होता है ऑक्सीजन का, दैट्स ऑल। तो वहीं से वो ऑक्सीजन यूज करते आ रहे हैं। तो कंप्लीट साइकिल ना, लाइक हम इसको चैप्टर वाइज डिवाइड कर चुके हैं, बट इन प्लांट दिस इज अ कंप्लीट साइकिल। तो वहां पे वो ऑक्सीजन यूटिलाइज होते रहते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, ये एक्सप्लेन किया हुआ है पूरे स्टेप्स। अगर आप कोई भी स्टेप भूल जाते हो यहाँ से देख लेना, इसके भी पूरे स्टेप्स नीचे दिए गए हैं। आप लोगों के लिए अच्छे खासे नोट्स बना दिए, खुद से लिख लिख के बताया मैंने ताकि क्लियर हो सके। ठीक है, स्टेप नीचे दिए हुए हैं। FADH2 का भी लिख दिया है मैंने यहाँ पे। only two times energy is utilized to pump 2H+, therefore we only get 2 ATP from FADH2 लिख दिया है वहाँ पे। आई होप आप समझ जाओगे। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है भाई पूरे स्टेप में ये यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, दबा के क्वेश्चंस आएंगे भाई। टोटल एनर्जी गेन क्या हो रहता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, टोटल एनर्जी गेन जी। अब यहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, यहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा
जरूरत है। ठीक है जी, सबसे पहला स्टेप था देखो भाई, ग्लाइकोलिसिस जब होता है, ग्लाइकोलिसिस के दौरान नेट एटीपी का गेन कितना होता है? नेट एटीपी का गेन ग्लाइकोलिसिस में NADH2 ये सब तो बंद, इसमें निकलता नहीं है, एक निकलता है ग्लाइकोलिसिस के दौरान NADH2। हम देख लेते हैं एक बार, ताकि एक बार साइकिल याद होगी। देखो एक काम करो, ये ग्लाइकोलिसिस है, डीकार्बोक्सिलेशन है, क्रेब्स साइकिल है। मैं तीनों बार में एक बार आपको साइकिल दिखाता हूँ, यू जस्ट काउंट द ATP और NADH2, सिंपल लॉजिक। देखो ये रहा, देखो ये किसकी बात चल रही है? ग्लाइकोलिसिस। हमने ये तो हमने डाला, ये भी हमने डाला, हमें मिला कहाँ पे? ये हमें पहला ATP मिला यहाँ पे, और ये हमें मिला दूसरा ATP। ठीक है, ये दो ATP मिल गए। उसके बाद हमें क्या मिल गया? NADH2 मिल गया। क्या मिल गया? NADH2। हमें पता है ये रिएक्शन यहाँ पर कितनी बार होती है? 2 बार होती है। ये रिएक्शन यहाँ कितनी बार होती है? 2 बार होती है। तो हमें कितने मिल गए? हाँ, हमें कितने मिल गए? 2 NADH2 मिल गए और 4 ATP मिल गए। ये तो हमने यहाँ भी लिखा था कि नहीं लिखा था नेक्स्ट स्टेप में? हाँ, वो देखो ऊपर लिखा हुआ है, विल गेट टोटल ऑफ 4 ATP। 4 ATP हमें मिलता है, उसमें से 2 यूटिलाइज हो जाता है, तो नेट ATP गेन 2 ही रहता है। और NADH2 कितना मिलता है? NADH2 हमें मिलता है 2, 1 2, और एक NADH2 से कितने ATP निकलते हैं? 3, तो 3 2 6, 6 and 2 8। तो टोटल ग्लाइकोलिसिस से 8 ATP मिलता है। तो यही हमने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में देख लिया हमने। क्रेब्स साइकिल में देखो भाई, ये है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ NADH2 निकलता है, सिर्फ और सिर्फ NADH2 निकलता है। इसको क्रेब्स साइकिल में हम कंसिडर नहीं करते हैं, बट एरोबिक रेस्पिरेशन में इसको कंसिडर करना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये चीज ध्यान से सुनो, क्रेब्स साइकिल में हम इसे इन्वॉल्व नहीं करते हैं। पायरुविक एसिड का एसिटल कोएंजाइम में बनने को हम क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, और ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ये इन्वॉल्व होगा, बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो पायरुविक एसिड एसिटल कोएंजाइम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में एक NADH2 सिर्फ यूज हो रहा है, ATP पे कोई सीन नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर हम क्रेब्स साइकिल की बात करें तो यहाँ पर NADH2 में मिलते हैं 3 बार। ओके जी, NADH2 में मिलते हैं 3 बार। ठीक है, FADH2 में मिलता है 1 बार, ATP हमें मिलता है 1 बार। ठीक है, ये रहा 1 2 3 ATP 1 FADH2, और यहाँ पर निकलता है GTP से ATP निकल जाता है, तो यहाँ पे निकलता है एक ATP। तो ये थी आपकी क्रेब्स साइकिल, और ये था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ये था वो। बाकी आगे वाले स्टेप में, जैसे इस स्टेप में कहीं पे भी ATP कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बल्कि हम सिर्फ एनकैश कर रहे हैं, हम NADH2 को यूज करके ATP प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दैट इज इनको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ग्लाइकोलिसिस में अगर सिर्फ ATP की बात करें, ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ ATP की बात करें, तो कितने ATP, नेट गेन ATP के कितने होते हैं? नेट गेन ATP का कितना होता है? देखो वैसे तो हमें 4 मिलते हैं ATP, ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज हो गए। वैसे तो हमें 4 मिलते हैं, हमें एक स्टेप में 2 मिलते हैं और एक स्टेप में 2 मिलते हैं, टोटल मिलते हैं 4, बट 2 हमारे कंज्यूम हो जाता है। तो नेट गेन कितने का होता है? सिर्फ 2 का होता है। नेट गेन कितने का होता है? सिर्फ 2 का होता है। और NADH2 हमें कितना मिलता है भाई? एक ही बार मिलता है, बट वो वाली रिएक्शन होती है 2 बार, वो याद रखना। वो वाली रिएक्शन होती है 2 बार, एक लेफ्ट हैंड साइड की, एक राइट हैंड साइड की, तो इसलिए हमें 2 into 2 करना पड़ेगा उसको। तो NADH2 में कितने मिल गए भाई? NADH2 में मिल गए 2। NADH2 में कितने मिल गए? 2। एक NADH2 देता है 3 ATP, हो गए 6। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान टोटल ATP का गेन कितना हुआ भाई? 8 ATP का। ये चीज समझ में आई? ग्लाइकोलिसिस के दौरान टोटल ATP का गेन कितना हो गया जी? 8 ATP। करेक्ट, 2 + 6 फॉर ग्लाइकोलिसिस, 6 + 2 8। करेक्ट, वेरी गुड अतर प्रदीप, करेक्ट है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस समझ में आ गया। 2 ATP क्यों लिख रहे हैं? कंफ्यूज मत होना, 4 होता है ऐसे, बट नेट गेन कितने का भाई? 4 होता है, बट 2 यूज भी तो करते हैं। नेट गेन 2 ATP का हुआ। NADH2 एक बार में आपको एक ही दिखेगा, बट वो साइकिल 2 बार होती है, ये चीज याद रखना, वो साइकिल 2 बार होती है, तो इसलिए 2 into 3। 3 क्यों? बिकॉज एक NADH2 से 3 ATP निकलते हैं, हमने पीछे अभी देखा, तो इससे 8 ATP हो गए टोटल। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, यानी अभी जो हमने स्टेप देखा कि
पायरुवेट से एसिटल कोएंजाइम ए जब बनता है, पायरुविक एसिड से एसिटल कोएंजाइम ए जब बनता है तो एटीपी कितने बनते हैं भाई? एटीपी कितने बनते हैं? 0। कुछ भी एटीपी वेटीपी नहीं बनता वहां पे, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज होता है? NADH2, NADH2। ठीक है, क्योंकि फिर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात चल रही है, एक NADH2 प्रोड्यूस हुआ, बट पायरुविक एसिड कितने प्रोड्यूस होते हैं जी? पायरुविक एसिड 2 प्रोड्यूस होते हैं, यस और नो? ग्लाइकोलिसिस खत्म होने के बाद पायरुविक एसिड कितने प्रोड्यूस होते हैं? पायरुविक एसिड कितने प्रोड्यूस होते हैं? 2, यस करेक्ट, 2 पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर इसने डायरेक्टली लिख दिया है NADH2 कितने? 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक से एक और दूसरी वाली साइकिल से दूसरा, यानी टोटल हो गए 2 NADH2, 2 into 3 is 6। तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट की वजह से हमें 6 ATP गेन होता है, 6 ATP का गेन होता है। अब आ जाते हैं दौड़ के क्रेब्स साइकिल पे भाई, क्रेब्स साइकिल पे भाई, क्रेब्स साइकिल एक पायरुविक, क्रेब्स साइकिल भी 2 बार होती है, आई होप यू ऑल नो। क्रेब्स साइकिल भी 2 बार होती है, क्यों? क्योंकि 2 पायरुविक एसिड होते हैं, एक पायरुविक एसिड से एक ही बार साइकिल खत्म होगी और दूसरे पायरुविक एसिड से दूसरी साइकिल खत्म होगी, तो ये भी 2 बार होगा। तो जी क्रेब्स साइकिल में देखे, अगर आप क्रेब्स साइकिल में अगर आप देखो कि एटीपी कितना निकलता है, एटीपी एक ही निकलता है एक साइकिल में, वो भी जीटीपी के फॉर्म में, जीटीपी के फॉर्म में एटीपी एक ही निकलता है, बट ये साइकिल होती है 2 बार, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट 2 एटीपी। ठीक है, ये जो कट किया है समझना 21 एटीपी है, ओनली 2। ठीक है, सिर्फ 2 एटीपी की बात चल रही है यहाँ पे। हाँ जी, NADH2 कितना निकलता है? NADH2 वहां जाके काउंट करके आते हैं, आ जाओ वहां जाके काउंट करके आते हैं। ये रहा, देखो ये रहा पहला, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। बट ये साइकिल कितनी बार होगी सर? ये साइकिल कितनी बार होगी? ये साइकिल होगी 2 बार, यानी 3 into 2 6, यानी 6 NADH2। करेक्ट है, 6 NADH2, 6 NADH2, ये देखो लिखा हुआ 6 NADH2, 6 into 3 is 18 ATPs, 18 ATPs करेक्ट। FADH2 कितने हो रहा है? जाओ चेक करके आते हैं, आ जाओ चेक करके आते हैं। ये रहा FADH2 भाई, एक ही निकल रहा है पूरी साइकिल में, बट साइकिल होती है 2 बार, तो कितने हो गए? FADH2 निकल के 2 बार हो गए भाई, 2। FADH2 कितने बार हो गए? 2 बार हो गए। एक FADH2 कितने ATP देता है भाई? एक FADH2 कितने ATP देता है? एक FADH2 कितने ATP देता है? 2 ATP देता है, तो 2 into 2 हो गए 4, 2 into 2 हो गए 4। इसका टोटल करो कितना हो गया? 24 6 30 3 30 + 8 38। ठीक है, टोटल ATP हो गया 38। ठीक है, करेक्ट है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं। बट अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं भी आप पढ़ लो, कहीं भी आप पढ़ लो, आपके टीचर भी आपको क्या बताएगी कि भाई एक एरोबिक रेस्पिरेशन एक ग्लूकोज से अगर आप चालू करोगे, एक ग्लूकोज से अगर आप चालू करोगे, तो यू विल फाइनली गेट ओनली 36 ATPs। यू विल फाइनली गेट ओनली 36 ATPs। सब बोलेंगे, साइंटिस्ट ने जब पता किया तब भी उन्हें सिर्फ 36 ATP का ही गेन नजर आया। तो भाई हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से तो 38 ATP है, तो वो जो बचे हुए 2 ATP है वो कहाँ है? वो 2 ATP कहाँ यूटिलाइज हुए? बचे हुए 2 ATP कहाँ यूटिलाइज हुए? मैं बताता हूँ कहाँ यूटिलाइज हुए। देखो ये जो NADH2 है, NADH2 प्रोड्यूस हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली लेयर पे। NADH2 जो है, नहीं ये देखो, मैंने अगर आपको बताया था, आपको याद होना चाहिए आई होप। ये देखो भाई, ये पे मैंने बताया था ग्लाइकोलिसिस वाला जो कहाँ है, जो ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा था? यहाँ पे मेंशन भी है आई गेस, कहाँ मेंशन है? इसी के ऊपर मेंशन है शायद। हाँ ये रहा, देखो ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा है? ग्लाइकोलिसिस हो रहा है भाई साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रहा है? F0 F1 पार्टिकल में। ठीक है, ये हो रहा है साइटोप्लाज्म में, यानी 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 ये जो NADH2 बन रहा है, ये वाला
ये NADH2 कहाँ बन रहा है? साइटोप्लाज्म में, यस और नो? ये जो NADH2 बन रहा है ये कहाँ पर बन रहा है? साइटोप्लाज्म में, यस। अब ये अगर साइटोप्लाज्म में बन रहा है तो हमें NADH2 को कहाँ भेजना है भाई? ये तो चलो ये वाले सारे NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बन रहे हैं, बट हमें NADH2 कहाँ भेजना है? ये कौन सी पोजीशन है NADH2 की? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। यानी जो NADH2 हमारा साइटोप्लाज्म में पड़ा है, साइटोप्लाज्म में पड़ा है, उसको साइटोप्लाज्म से लेके उसे कहाँ भेजना है? मैट्रिक्स के अंदर, यस और नो? समझ में आ रही है बात? जो NADH2 ग्लाइकोलाइसिस के दौरान साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस हो रहा है, साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हमें अंदर लेके आना है मैट्रिक्स के अंदर। यानी पूरा माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर क्रॉस करनी है, उसे इनर लेयर क्रॉस करनी है और फिर मैट्रिक्स के अंदर आना है। भाई आउटर लेयर तो कोई दिक्कत नहीं, आउटर लेयर इज परमिएबल, आउटर लेयर को कोई भी क्रॉस कर जाता है, बट भाई इनर मेम्ब्रेन देखो, इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना इज नॉट एन इजी टास्क, इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना इज नॉट एन इजी टास्क। तो जब वो NADH2 को अंदर लाना पड़ता है, उसमें 2 ATP हमारे कंज्यूम हो जाते हैं, हमारे 2 ATP क्या होते हैं? कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है। उसका प्रोसेस बहुत ही डिटेल में होता है, 2-3 स्टेप्स होते हैं, उसकी वजह से वो अंदर आता है, वो अपने को करने की जरूरत नहीं है। मतलब 2 ATP NADH2 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज हो जाता है, करेक्ट, यस। 2 ATP जो यूटिलाइज हो रहा है, जिसके वजह से हमें फाइनल आंसर 36 आ रहा है हमारा, बजाय 38 के, बिकॉज टोटल 38 हो रहा है, 38 प्रोड्यूस होने चाहिए, बट होते हैं 36। इसका मतलब 2 कहीं तो गायब होते हैं, तो वो 2 गायब कहाँ होते हैं? NADH2 को साइटोप्लाज्म से मैट्रिक्स के अंदर लाने में हमारे 2 ATP यूटिलाइज हो जाते हैं, हमारे 2 ATP यूटिलाइज हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो फिगर आया 36 का, तो याद रहेगा, नीचे मेंशन किया हुआ है कि भाई ये 2 ATP कहाँ गए, आंसर लिखा हुआ है, these 2 ATP are utilized to pump NADH2 into the mitochondria as the membrane of mitochondria is impermeable to NADH2। हाँ जी, जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल है NADH2 को, उसके लिए उसे एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है, वो एनर्जी यूज करके ही अंदर आ पाएगा। ओके, इज इट क्लियर? क्लियर? Okay, so let's move to the next topic then. Let's move to the next topic. This topic is very easy. देखो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, ठीक है, बट रेस्पिरेशन अगर हो रहा है, डाइजेशन अगर किसी चीज का हो रहा है, तो भाई उसमें प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होंगे और फैट्स भी इन्वॉल्व होंगे। क्या हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से काम चलता है क्या हमारा? हमारा सिर्फ तो कार्बोहाइड्रेट से काम चलता है? नहीं, हमें प्रोटीन भी लेना होता है, फैट्स भी लेना होता है, यस और नो, है ना? प्रोटीन्स भी चाहिए होते हैं, फैट्स भी चाहिए होते हैं। तो प्रोटीन और फैट का रेस्पिरेशन कैसे होता है, यानी प्रोटीन और फैट का ब्रेक डाउन कैसे होता है टू रिलीज एनर्जी, वो कैसे होता है, वो हमें अभी देखना है। बहुत ही सिंपल है, देखो बहुत ही सिंपल है। ये रहा वो अपना नॉर्मल जो कार्बोहाइड्रेट का हमने देखा था, दिस इज नथिंग बट ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ये ग्लाइकोलाइसिस बता रहा हूँ कि भाई कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है। स्टार्टिंग विद ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, डाईहाइड्रोक्सो एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड। फिर ग्लिसरल्डिहाइड से क्या फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलता है ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है, पूरा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, छोटे छोटे स्टेप्स लिखे हुए हैं सिर्फ। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, ग्लूकोज से क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड बन जाता है, यस और नो। और ये पायरुविक एसिड कंबाइन करता है एसिटिल कोएंजाइम के साथ, और ये चला जाता है कहाँ पे, क्रेब्स साइकिल के अंदर, ये चला जाता है कहाँ पर, क्रेब्स साइकिल के अंदर, ठीक है। ये था नॉर्मल, ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट का क्या बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का कैटाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन, कार्बोहाइड्रेट का
कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन कैसे होता है प्लांट्स के अंदर, हमने ये देखा है ना। शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स इज नथिंग बट शुगर। शुगर का ब्रेकडाउन का स्टेप्स हमने सारे देख लिए। बट भाई प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट होते हैं, फैट्स भी डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है, प्रोटीन भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, तो ये कैसे होंगे? देखो भाई उनको प्रोसेस तो सेम ही अपनाना पड़ेगा, बस वो ग्लूकोज से स्टार्ट नहीं होंगे, बिकॉज ग्लूकोज तो एक शुगर है, ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। देखो तो देखो प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटीन इज नथिंग बट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, यस और नो? प्रोटीन इज नथिंग बट चेन ऑफ अमाइनो एसिड, डू यू एग्री? ठीक है, प्रोटीन तो कुछ नहीं है, अमाइनो एसिड चेन है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है, अमाइनो एसिड की चेन है। तो क्या होगा, देखो प्रोटीन डिसोसिएट कर जाएगा अमाइनो एसिड में, यानी एक सिंगल अमाइनो एसिड हमें मिल जाएगा, ठीक है, प्रोटीन टूट के अमाइनो एसिड बन जाएगा। अमाइनो एसिड में क्या होता है, एक होता है अमाइनो, एक होता है एसिड, तो एक होता है अमाइनो और एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी एसिड ग्रुप कार्बोक्सिल बोलते हैं उसे। एक अमाइनो हो गया और एक कार्बोक्सिल हो गया, ठीक है। अब अमाइनो एसिड विल अंडरगो डी अमाइनेशन प्रोसेस। डीअमाइनेशन मतलब रिमूवल ऑफ अमाइनो, यस और नो? डीअमाइनेशन मतलब रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, राइट? डीअमाइनेशन हो रहा है यहाँ पे, डू यू एग्री? डीअमाइनेशन मतलब रिमूवल ऑफ अमाइनो, अगर इससे अमाइनो निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल इज नथिंग बट एन एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, डू यू रिमेंबर? कार्बोक्सिलिक एसिड सुना होगा, है ना। तो अमाइनो अमाइनो एसिड से अगर अमाइनो हट गया तो बचा सिर्फ कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल इज एन एसिड, तो ये एसिड जाके कंबाइन कर जाएगा डायरेक्ट, एसिड जाके डायरेक्टली कंबाइन कर जाएगा पायरुविक एसिड में। एसिड जाके मतलब अमाइनो एसिड जो बचा हुआ है वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद तो वही साइकिल होती है, पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम में, देन क्रेब्स साइकिल पूरी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड देन फॉस्फोराइलेशन। समझ में आया बात कि प्रोटीन कौन से स्टेज पे एंटर करेगा, रेस्पिरेशन के प्रोटीन कौन से स्टेज पे एंटर करेगा? तो भाई जो प्रोटीन है वो एंटर करेगा पायरुविक एसिड की स्टेज पे, समझ में आया? प्रोटीन एंटर करेगा पायरुविक एसिड की स्टेज पे, समझ में आया कि नहीं? यस और नो? प्रोटीन का समझ में आया? ओके, तो सेम गोज विद फैट्स एज वेल, प्रोटीन ये रहा, फैट्स का भी ऐसा ही होता है, फैट्स का भी ऐसा ही होता है। अब फैट में क्या होगा, फैट डिसोसिएट करेगा, फैट डिसोसिएट करता है दो चीजों में, एक होता है फैटी एसिड और एक होता है ग्लिसरॉल, ठीक है। फैट्स जब ब्रेक डाउन होता है, फैट्स का ब्रेक डाउन शुरू होता है तो दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन होते हैं वो, एक होता है फैटी एसिड और एक होता है ग्लिसरॉल, ठीक है। तो जो हमारा भाई फैटी एसिड है, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करवा के, फैटी एसिड का हो जाता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होने के बाद वो डायरेक्टली ज्वाइन कर जाता है एसिटिल कोएंजाइम पे, डायरेक्टली एंटर कर जाता है एसिटिल कोएंजाइम पे, फिर एसिटिल कोएंजाइम की अपनी रेगुलर साइकिल शुरू हो जाती है, जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल एंड ऑल, एसिटिल कोएंजाइम पे जाके वो जुड़ जाएगा और उसके बाद रेगुलर साइकिल हमारी शुरू हो जाएगी। फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म ऐसा हो गया। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल कहाँ एंटर करेगा, देखो यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड है, तो ग्लिसरॉल क्या करेगा, जॉइंस एट ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरॉल जाके इस स्टेज पे ज्वाइन कर जाएगा पूरे साइकिल को, ग्लिसरल्डिहाइड के स्टेज पे, और उसका मेटाबॉलिज्म भी ऐसे ही होगा, ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म भी ऐसे ही होगा। समझ में आ गया बात? ठीक है, इज इट क्लियर? एक बार इसको देखो पहले जल्दी से, पूरी साइकिल को एक बार देख लो, प्रोटीन से कुछ डाउट है तो पूछो। सर यस सर। सर वो कर्सर हटाओ ना सर थोड़ा। सर सही है। ओके सर। ग्लिसरॉल प्रोसेस होगा, देखो ग्लिसर अल्डिहाइड में उसे कन्वर्ट होना है तो वो कन्वर्जन होता ही है उसका, बनेगा ग्लिसर से, ग्लिसरॉल से ग्लिसर अल्डिहाइड बनेगा ही, फैटी एसिड पे फैटी एसिड ज्वाइन होगा एज अ एसिटिल कोएंजाइम ए ही,
और जो एसिड है, जो अमाइनो एसिड है वो कन्वर्ट होके बनेगा पायरुविक एसिड ही, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएंगे ये लोग. आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्टेज एट विच दे विल एंटर. They will enter as acetyl coenzyme, they will enter as pyruvic acid, they will enter as glyceraldehyde. Yes, they will have to convert. ठीक है. Is it clear? Should we move to the next topic? ठीक है. So this is how हमारा फैट, प्रोटीन एंड ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ड्यूरिंग, और उससे एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, ये है लास्ट टॉपिक इसका, नथिंग इंपॉर्टेंट. ओके, दिस इज मोस्टली इससे डेफिनेशन ही पूछी जाती है. इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं. इसका डेफिनेशन क्या है? Very simple, it is defined as the ratio of volume of carbon dioxide released to the volume of oxygen absorbed during respiration. कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है डिवाइड बाय कितना ऑक्सीजन अब्सॉर्ब हुआ है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. बिकॉज ये दोनों इन्वॉल्व होंगे. ऑक्सीजन यूटिलाइज होता रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता रहता है. ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता रहता है. तो वही चीज है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को यही बोलते हैं. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन किसका निकाला जाता है वैसे? तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज निकाला जाता है फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट. एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट्स का निकाल दिया, प्रोटीन्स का निकाल दिया, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन का निकाल दिया, फैट्स का निकाल दिया. इन सब का जितने भी जो चीज जिनका रेस्पिरेशन होने वाला है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फैट्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड एवरीथिंग, जो जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान जिनका ब्रेकडाउन होता है, उनका ये निकाला जाता है. तो ये निकाला जाने के लिए आपको सिर्फ समझाने के लिए दो एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म. दिस इज नथिंग बट योर फ्रक्टोज C6H12O6 plus 6O2 gives you 6CO2 plus 6H2O and energy will be released. No, it is not mandatory it should be 1. No, कहाँ पे पढ़ा आपने? It is 0.7 as well. 0.7 होता है, 1 के नीचे होता है. सी देखो, fats and proteins के लिए it will be always less than 1. For carbohydrate it will always be 1. ऐसा होता है. This depends on the substrate you are taking. If you are taking fats and proteins, it will be always be less than 1. कुछ भी रिएक्शन करवा लो, it should be less than 1. But for carbohydrates it has to be 1. Carbohydrates के लिए it will always be 1. So it depends on the respiratory substrate. It depends on the reaction which is taking place. Okay, so I am giving you an example of carbohydrates in which we see fructose का respiration हो रहा है. Fructose is combining with oxygen, giving rise to 6 carbon dioxide molecule, 6 water molecule, and energy is released. This is very important. We are doing respiration just to get energy, so energy release नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है. Energy release होगी, so RQ respiratory quotient will be 6 CO2 divided by O2. Oxygen is to carbon dioxide is to oxygen देखना है, तो 6 CO2 divided by 6 O2 will give you 1. So carbohydrates का always it will be 1. कार्बोहाइड्रेट्स का जब होता है इट विल ऑलवेज बी 1. ओके, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी. क्लियर है? ये था कार्बोहाइड्रेट्स का. सेम थिंग गोज विद फैट्स. तो एक फैट है जिसका नाम है ये ट्राइपेल्मिटिन. ठीक है, TRIPELMITIN. ट्राइपेल्मिटिन इज अ फैट. याद करने की जरूरत नहीं है. इसका फॉर्मूला है C51H98O6 plus 145 oxygen molecule give rise to 102 carbon dioxide molecule, 98 water molecule, and energy is
released, energy is released. तो इसका जब हम रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट निकालते हैं इट कम्स अबाउट 0.7. ठीक है, तो इसीलिए इसका बोला जाता है कि भाई फैट्स एंड प्रोटीन का हमेशा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 1 के नीचे ही आता है बिकॉज ऑफ देयर टिपिकल रिएक्शंस. उनकी रिएक्शन की वजह से फैट्स एंड उनका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट हमेशा 1 के नीचे ही आता है. एंड इसका कार्बोहाइड्रेट्स का इट विल बी ऑलवेज 1. ओके, तो ऐसे बहुत सारे सबस्ट्रेट के रिएक्शंस आपको मिल जाएंगे. इस पे क्वेश्चन जो आता है वो डेफिनेशन पे आता है और किसी पे नहीं आता. ठीक है, तो इन दिस वे अवर दिस चैप्टर इज कंप्लीट. along with that our plants unit is complete. ठीक है, but we are not going and we are not ending the class. What we will be doing in these 30 minutes is I am giving you a homework which you have to submit me exactly at 4:30. ठीक है, just give me 1 minute. 1 minute दो. हाँ, so I have name of Atharv, Jaideep, Neha, Prateek, Sahil, Sonali, Tanuja, Vaishnavi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 people are there. Akanksha is left for some reason. She has messaged me. So ठीक है, उसका कोई रीजन है. शी हैड लेफ्ट. मेघा तो तब क्वेश्चन पूछा था तभी गायब हो गई थी. तो वी हैड इतने ही स्टूडेंट्स टुडे. 1 2 3 4 5 6. So these 1 2 3 4 5 6 7 8 students have to submit their homework in your अपना Google Classroom. First of all that Google Classroom में सबमिट कर सकते हो. If not आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो. ठीक है, just take down what is your homework for today. Just take down. I want that answer, that cycle in a white page or in a line page as well. रूल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. बट एक पेज पे एक ही साइकिल अच्छे से प्रॉपर डायग्राम. ठीक है, along with it steps. ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज आपको करनी है यू हैव टू लर्न ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप्स. कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, एवरीथिंग. राइट इट डाउन, मेरे साथ साथ लिखते रहो. ग्लाइकोलिसिस पहला पूरा करना है. उसके में क्या क्या लिखना है वो भी नोट करो. ग्लाइकोलिसिस में पहले तो साइकिल बनाओगे, ड्रॉ साइकिल सबसे पहले. उसके बाद राइट द नेम ऑफ एंजाइम्स. उसके बाद एटीपी कितने बनते हैं, NADH2 कितने बनते हैं. सर रुकिए ना सर. अच्छा फास्ट हो गया क्या. सर रिएक्शन के बाद क्या बोला आपने. पहले तो ग्लाइकोलिसिस की साइकिल लिखनी है, उसमें सारे वो आ जाएंगे आपके. फिर उसके बाद एंजाइम्स कौन से यूज होते हैं वो आपके साइकिल में ही आ गया. एटीपी और NADH2 कितने बनते हैं वो भी आपके साइकिल में ही आ गया. एंड फाइनली आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं. इससे ये कन्वर्ट हो रहा है, इससे ये कन्वर्ट हो रहा है, इससे ये कन्वर्ट हो रहा है. हाँ जयदीप, अगर तुमने स्टार्टिंग अटेंड नहीं किया है, मैं ये PDF मैंने आज भेजी हुई है. ये PDF डाउनलोड करो. इसमें जो साइकिल बनी हुई है एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करो. दैट विल बी योर होमवर्क. एग्जैक्टली जो दिख रहा है वो कॉपी पेस्ट कर दो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं, तुम बस कर दो. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की पूरी साइकिल एक्सप्लेन कर दी. उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट विद पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड से स्टार्ट करो, यानी प्रॉपर क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल में सिर्फ और सिर्फ मुझे डायग्राम बनाओ. आई डोंट नीड द एक्सप्लेनेशन. क्रेब्स साइकिल में आई डोंट नीड एक्सप्लेनेशन, जस्ट मेक द डायग्राम. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस पूरा इन क्रेब्स साइकिल पूरा. उसके बाद यू विल एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ETC. You will explain me electron transport chain. डायग्राम बना के, बिना डायग्राम बना के you will just explain electron transport chain. This is your third question.
And your fourth question will be oxidative photophosphorylation. जो ETC है और फोटोफॉस्फोराइलेशन है, एक एक पैराग्राफ लिखो इनके बारे में सिर्फ, ज्यादा मत करो, ज्यादा टाइम दो इन पे, ग्लाइकोलाइसिस पे, क्रेब्स साइकिल पे. एग्जैक्टली इट इज 4:1 नाउ. आई वांट यू ऑल टू सबमिट मी 4:30 पे एग्जैक्टली, अदरवाइज आई विल गिव दीज नेम्स टू मोहित सर. मैंने नाम लिख चुका हूँ सबके, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन सबके नाम हैं. जो मुझे क्लास खत्म होने के बाद सबमिट नहीं करता है, दैट विल बी वेरी बैड. आई विल हैव टू कंप्लेंट टू द टीचर एंड टू योर पेरेंट्स एज वेल. ठीक है, पहली बार मैंने कोई होमवर्क दिया है उसे सिंसियरली करो आज के आज, एंड दिस विल बेनिफिट यू, डोंट वरी. ठीक है, समझ गए? किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, जल्दी से पूछ लो. देन यू कैन ऑल लीव एंड डू दिस होमवर्क एंड जस्ट सेंड मी बिफोर 4:30. सर हाँ सर, कुछ समझ नहीं आया तो सर देख के लिख सकते हैं ना, मतलब समझ के. देख के ही लिखना है, समझो देख के लिखो, समझो और देख के लिखो. You don't have what? You don't have phone, but you are using laptop. But laptop पे टेलीग्राम चलता है. But you are saying कि आप फोटो कैसे क्लिक करोगे? Oh, that's a good question. जैसे ही आपके पास फोन अवेलेबल होता है आप मुझे भेजोगे. कब होगा मुझे अभी बताओ. I will note down your time. तनुजा ना, टेल मी by when. आपको करना इन 30 मिनट्स में ही है, बट आप मुझे कब भेजोगे मुझे वो बताओ. Specifically for Tanuja. 6 PM. Okay. Rest everyone is comfortable, I guess. So you all can leave and do this homework and submit as soon as possible. Thank you so much. Bye. Have a nice day.